अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ रहमत कलीम। आज एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ 2 सीनियर हमारे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या यूँ कहिए कि रिसर्च स्कॉलर, हर फ़ील्ड में अपनी नुमायाँ शख्सियत रखने वाले, अपनी नुमायाँ पहचान रखने वाले 2 अहम नाम के साथ आज हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। वो नाम आपकी स्क्रीन पर है इस वक़्त डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब हैं। वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं जम्मू कश्मीर में और डॉक्टर ज़ुबैर आलम साहब ये भी लेक्चरर की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं यूपी में। ख़ैर, वो खुद अपने बारे में बहुत कुछ बता देंगे, उनकी बातों से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्सियत कैसी है, इन्होंने अब तक के क्या कुछ काम किया है, इनके बयान से आपको अंदाज़ा ये सब हो जाएगा। लेकिन जिस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, वो दरअसल बहुत ही अहम मौज़ू है और वो मौज़ू है मेयार। मेयार यानी स्टैंडर्ड, क्वालिटी। इसके एक बड़े पैमाने पर इसको आप देख सकते हैं और बड़े पैमाने पर इसको समझ भी सकते हैं। चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, चाहे वो सुबह से शाम तक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, लाइफ़स्टाइल हो या फिर एकेडमिक लेवल हो या फिर कोई और शोबा हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, सहाफ़त का मैदान हो या फिर जॉब्स जो नौकरी-रोज़गार का मैदान हो, इन तमाम मैदानों में अगर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं वो स्टैंडर्ड, वो क्वालिटी, वो मेयार जिसका तकाज़ा जो तकाज़ा है वक़्त का, जिसकी ज़रूरत है वक़्त को, वो मेयार कहीं न कहीं देखने को नहीं मिलता। यानी कहीं न कहीं इस वक़्त लोग हर शोबे में समझौता करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेयार से ख़ास तौर से तालीमी मेयार की बात करें, चाहे वो इब्तिदाई दिनों में जो नर्सरी की तालीम होती है या उससे ऊपर सेकेंडरी लेवल की होती है या फिर रिसर्चर की बात करें, रिसर्च स्कॉलर की बात करें, जिस तरह के स्कॉलर तैयार हो रहे हैं या उससे पहले जो बच्चे तैयार होकर रिसर्च के मेयार तक या रिसर्च तक पहुँचते हैं, उन तमाम चीज़ों में अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहीं न कहीं वो मेयार तैयार नहीं है, उस बुनियाद के साथ उसे तैयार नहीं किया गया जिस मेयार की आज ज़रूरत है। तो मेयार से समझौता एजुकेशन की एकेडमिक लेवल पर भी हो रहा है, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि किस तरह से ऐसे-ऐसे राजनेता, सियासतदान आ रहे हैं, जिन्हें खुद ये नहीं पता कि सियासत कहते किसे हैं, उनको अगर कोई वज़ारत मिलती है तो उनको अपने वज़ारत के बारे में समझने में महीना 2 महीना लग जाता है। तो ये पॉलिटिक्स और उनके बयानात से आप खुद समझते हैं कि पॉलिटिक्स में गैर मेयारी रहनुमा लीडरान आते हुए चले जा रहे हैं। ये रिसर्च वर्क के हवाले से हमने बताया कि किस तरह से जो तहकीकी काम हो रहा है, जो तैयारियाँ जो रिसर्च पेपर वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जो मज़ामीन नौजवान चेहरों की जानिब से, नए लड़कों से, नए चेहराओं की जानिब से, नए रिसर्च स्कॉलर की जानिब से लिखे जा रहे हैं और नज़राँ पर आ रहे हैं। उनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि वो मेयार है नहीं जिस मेयार की ज़रूरत है। तो ये रिसर्च वर्क जो हो रहा है वो भी। और एक बहुत ही आम चलन है मुशायरों को लेकर के हम देखते हैं, आप भी सुनते हैं और एक बड़ी आबादी है जो मुशायरों में दिलचस्पी लेती है। एक ज़माना था जिस वक़्त मुशायरे हुआ करते थे, तो एक दूर-दराज से 1000 10,000 किलोमीटर के हवाले से बताया जाता है कि 1000 किलोमीटर भी हो तो पहले ही से लोग निकलना शुरू कर देते थे। एक ज़माने की बात है कि वो मुशायरा देखें, वहाँ से सीख के जाते थे। समाज का भला होता था, उर्दू का भला होता था। लेकिन आजकल जो मुशायरे होते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो मेयार है, वो किसी में नहीं है, सिर्फ पर्दे में नहीं है। सब जानते हैं कि किस तरह से गैर मेयारी मुशायरे होने लगे हैं। इसके अलावा जो अदबी तख्लीकात हैं, उन तख्लीकात के हवाले से भी कहा जाता है कि किस तरह से गैर मेयारी तख्लीकात मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जद्दोजहद के बाद नौकरी के लिए एक आम नौजवान जब निकलता है, तो उसे किस तरह अपनी हुसूलियाबी या अपने अचीवमेंट्स जो ज़िंदगी भर वो पढ़ करके, सीख करके, हासिल करके पहुँचता है कि एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, वहाँ पर किस तरह से उन्हें मेयार से समझौता करना पड़ता है, अपनी सलाहियत से समझौता करना पड़ता है और अपनी डिग्री के साथ नाइंसाफ़ी करनी पड़ती है मजबूरी की हालत में। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में बात करने का टाइटल है, का उन्वान है जिस पर हम आज बात करेंगे। हमारे दोनों मेहमान बहुत ही अहम इस पर जानकारी रखते हैं चूँकि वो खुद इस दौर से गुज़रे हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस उनको होता रहा है, वो खुद इस पर बताएँगे। डॉक्टर मुश्ताक साहब सबसे पहले आपकी तरफ आएँगे। ये मेयार का जो के हवाले से जिस बात की तरफ हमने इशारा किया, जिन बातों पर हमने रोशनी डाली, आप इसमें अगर इज़ाफ़ा करें, क्या लगता है कि इन दिनों ख़ास तौर से पिछले 8-10 सालों में अगर ज़िक्र करें, तो मेयार के साथ समझौता होने लगा है, मेयार का फुक़दान है कहीं न कहीं, वो स्टैंडर्ड रहा नहीं किसी भी फ़ील्ड में, ख़ास तौर से एकेडमिक से आप जुड़े हुए हैं। क्या एकेडमिक में वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी वज़ह से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो उस मेयार का नहीं हो रहा है जिसकी ज़रूरत है आने वाले सालों में? देखिए रहमत, आपने बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो दिया है मेयार का, अलग-अलग शोबों में जिस तरह से मेयार गिर रहा है, कहीं न कहीं मैं आपसे इत्तेफ़ाक करूँगा कि हाँ, ज़्यादातर शोबों में का ये हाल है कि वहाँ पे मेयार गिर रहा है और उसके पीछे बहुत से रीज़न हैं, बहुत सी वजूहात हैं उसके पीछे मेयार गिरने के।
और सबसे पहली जो वजह जो हमारे यहाँ जो इंडिया में जो पाई जाती है कि हमारे यहाँ जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि इंडिया में जुगाड़ सिस्टम है। तो होता यह है कि कई लोग जो किसी पोस्ट के लिए या किसी पोजीशन के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन जुगाड़ करके या किसी तरह से सोर्सेज लगा के वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं तो फिर उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं। जैसे एकेडमिक्स की अगर बात करें, एकेडमिक्स एक ऐसी चीज है कि किसी भी कंट्री को या किसी भी मुल्क को बनाने या बिगाड़ने में एकेडमिक का सबसे अहम रोल होता है। और जी इसमें अगर जुगाड़ से लोग आ रहे हैं या गैर बिहारी लोग अगर आ रहे हैं, तो वो आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आने वाली जो भी नस्लें हैं, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देखें या जहाँ भी देखें, जो हम नस्लें तैयार कर रहे हैं, हम खुद अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या हम खुद अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि उनको किस म्यार का होना चाहिए, हमारा खुद अगर म्यार सही नहीं है, तो हम आने वाली नस्लों को किस तरह से तैयार करेंगे। कहीं न कहीं जी ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, और जिसकी वजह से ये जो मुल्क की तरक्की है या मुल्क का आने वाला जो फ्यूचर है, वो इससे कहीं न कहीं दाँव पर लगता नज़र आता है। इसके अलावा बाकी जितने भी शोबों की बात करें, हर शोबे में जो डिज़र्विंग लोग हैं, वो कहीं न कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जब वो लोग किसी पोस्ट पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो नॉन डिज़र्विंग नहीं है, वो अगर पहुँच पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल मुल्क की तरक्की में और मुल्क की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे वो आपने जैसे बताया शोबा-ए-सहाफ़त हो या कोई भी दूसरा शोबा हो। तो उसमें जो गैर बिहारी लोग आते हैं, ख़ासकर आपने पॉलिटिक्स की बात की, पॉलिटिक्स ही किसी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है। और जब पॉलिटिशियंस ही, जैसे हम खुद देखते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक जहाँ-जहाँ भी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से, गुंडा बैकग्राउंड से लोग आ जाते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं पूरे मुल्क का नुकसान करते हैं, क्योंकि उनको ही मुल्क के लिए कानून बनाना है, और जब वो खुद ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो कैसे कानून बनाएँगे, हम उसको देख सकते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप डॉक्टर मुश्ताक साहब की बात सुन रहे थे, बगौर सुन रहे थे। क्या आप इसमें कोई इज़ाफ़ा कर पाएँ कि आपकी तरफ से जो मेयार के हवाले से हमने कहा कि जो मेयार का फ़ुक़दान देखने को मिल रहा है, जिसकी वज़ह से समाज और मुआशरे का नुकसान सिर्फ़ ना हो रहा बल्कि हमारे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। आप क्या इसको समझते हैं कि ये मजबूरी की हालत में ऐसा हुआ है कि लोग समझौता करने लगे हैं मेयार के साथ? जी, रहमत साहब, मैं इस सिलसिले में असल में बात क्या है कि किसी एक ही पहलू पे ज़ोर दे के ये कहना कि असल वजह यही है, यही लोग गैर जी। मियारी काम अंजाम दे रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली ये जिसको हम लोग कहते हैं ना ब बड़ा उर्फ़ आम एक इकोसिस्टम काम करता है। हुँ, हुँ। तो ये हो क्या रहा है कि जो रिक्रूट कर रहा है और जो रिक्रूटमेंट के लिए आने वाले हैं, उससे ऊपर का भी जो लेवल है, कहीं न कहीं वो लोग भी इसमें अपनी शमूलियत रखते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में अगर आप एकेडमिक का जैसे मुश्ताक भाई ने शुरू किया है, अगर एकेडमिक को देख लें, तो ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हम अब जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, हम पॉलिटिकल एफ़िलिएशन को ज़्यादा अहम दे रहे हैं अहम बना रहे हैं, ना कि हुँ, हुँ। किसी की स्कॉलरशिप को। जी। ये मेरा ज़ाती तौर पे अंदाज़ा हो रहा है कि ये हम देखते हैं कि ये हमारे मुख्तलिफ़ फ़िक्र का है। हालाँकि ये सोचने की ज़रूरत है कि ख़ासकर टॉप मोस्ट के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हम उनको कहते हैं, उनके हाल के आप अगर अपॉइंटमेंट देख लें, तो ऐसा लगता है कि मुल्क में बहुत से लोग मौजूद हैं, कहीं न कहीं वो उससे बेहतर मैं नहीं, पूरी सोसाइटी उम्मीद रखती है कि वो अगर इस जगह आते, तो शायद बहुत जी। बेहतर कर तो ये मेरा निजी तौर पे मानना है कि ये पूरे सिस्टम की कमी है और हमें जी। लगता है कि ये चीज़ देखते हुए अपॉइंटमेंट्स ये पहले भी होते रहे और अभी भी होते आ रहे हैं। लेकिन एक हुँ, चीज़ हुँ। को ज़रूर याद रखना चाहिए कि जिस इदारे को हमने कायम किया है, उस इदारे का बुनियादी मकसद या कह लीजिए बुनियादी उसकी जो नहज है, तरक्की की तरफ है, यानी अप की तरफ जाना है, डाउन की तरफ नहीं जाना है। जी। और मुश्ताक साहब बिल्कुल अपनी बात पे बजा है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग असल में जो उसके लिए ट्रेंड नहीं है, जैसा उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में या समाज के कह लीजिए कि जो दीगर मतलब कि वो हैं फ़ील्ड्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कहीं न कहीं ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है, जो किसी भी सूरत में उस विभाग के लिए, उस शोबे के लिए सूदमंद नहीं है। और इसलिए हम सबको मकतब फ़िक्र और विचारधारा अलग रख के इस बात पे ज़ोर पड़ेगा कि हम मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम सिपाही लेवल पे हों, हो सकता है कि हम जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, लेकिन अल्टीमेटली हम सबका एम यही है कि हमारा मुल्क एक ख़ास सिमत में दूसरे मुल्कों के ख़ासकर तरक्की याफ़्ता मुल्कों के शाना-बशाना खड़ा हो सके। लेकिन उसके लिए तो कुछ चाहिए। जब तक कि हम टैलेंट को अगर नहीं जगह देंगे
और हम स्कॉलरशिप को जगह नहीं देंगे, तो ज़ाहिर है कि वो मेयार को हम नहीं छू सकते। जी, बिल्कुल। डॉक्टर मुश्ताक साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे और ख़ास तौर से एक शोबे को टच करना चाहेंगे, वो एकेडमी का शोबा है, आपका अच्छा खासा तजुर्बा भी है। एकेडमी के शोबे में जिस तरह से बच्चे तैयार होके आ पा रहे हैं, ख़ास तौर से जो बीए, एमए तक पहुँच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उनकी जो बयानात या उनकी जो तहक़ीक़ात आती हैं, ख़ास तौर से जो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ वायरल हो जाती हैं, तो जो तरह-तरह के बयानात या उनके मेयार का, उनके इन्फॉर्मेशन का, उनकी इल्म का जो अंदाज़ा हम लगा पाते हैं, वो लगता है कि कहीं न कहीं वो एम्प्टी वर्सेस साउंड्स मच वाले इस वाली सूरत-ए-हाल है। वो हम जिसे हिंदी में कहते हैं अधगल गगरी खत उछल कर जाए, यानी अंदर कुछ नहीं है। ऊपर से खुद को एक ऐसे हिसार में बना रखा हुआ है कि जिससे लगता है कि हाँ, हमने रिसर्च वर्क कर लिया, पीएचडी कर ली, एमए कर लिया, लेकिन उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको नहीं उनके पास नहीं होते हैं, चाहे वो आपके अपने बारे में हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो, अपने देश के बारे में या दूसरे ममालिक के बारे में हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास ना होना, क्या ये हम समझें कि बेस जहाँ से तैयार करते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, सेकेंडरी हो, क्या वहीं पर कमी है? आपकी निगाह में अगर एकेडमिक सतह पर मेयार का सौदा हुआ है, तो असबाब क्या हैं इसके पीछे? देखिए इसके कोई एक सबब नहीं हो सकता है, इसके बहुत से असबाब हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी से हुँ, लेकर हायर एजुकेशन एवं यूनिवर्सिटी तक, उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जो होना चाहिए, जो जी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। एवं क्वालिटी एजुकेशन के पीछे फिर बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे टीचर्स नहीं है। इवन आप अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी एड हॉक पे चल रहे हैं और एड हॉक पे जी, जो चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी हो सकती है। एक तो ये जी, बहुत बड़ा एक रीज़न है कि उसपे खुद ही क्वालिटी के लोग नहीं हैं, फिर उसके लिए जो एड हॉक पे जो सिस्टम चल रहा है, ये रीज़न भी है। दूसरी सबसे अहम बात जो खासकर एकेडमिक्स में अभी हो रही है, कि एक बार जी, जो प्रोफ़ेसर कोई बन जाता है या लेक्चरर बन जाता है या टीचर बन जाता है, वो उसके बाद फिर अपने आप को अपडेट नहीं करता है। उसको कहीं न हुँ, कहीं ये लगता है कि मैं पढ़ के यहाँ पर आ गया हूँ, अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। जी, लेकिन एजुकेशन का जो हमारा फ़ील्ड है, इसमें हमें हर पल जो दुनिया चेंज हो रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमें साथ-साथ चेंज होने की ज़रूरत है। हुँ, 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 और मेरे ख़्याल से जितना ईज़ी अपने आप को ट्रेंड करना या एजुकेट करना या तालीम हासिल करना आज है, उतना शायद कभी नहीं रहा होगा। क्योंकि आजकल हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, हर इंसान के पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वो अगर चाहे तो अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, अपने फ़ील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये उसकी नाअहली कह लें या फिर सुस्ती कह लें कि वो उस चीज़ को लेकर ट्रेंड नहीं है। इवन जैसे मैं अगर आपको बताऊँ हमारे जो कई टीचर्स हैं, तो टीचर्स हालाँकि आजकल बहुत ईज़ी है एक्सेल बनाना या वर्ड में कोई काम करना, लेकिन कहीं न कहीं उनको वर्ड में काम करना तक नहीं आता है। जैसे ऑनलाइन जो टीचिंग की बात है पिछले 2 साल के कोरोना की वजह से जो पूरा डिस्ट्रप्शन रहा, हमारे जी, ज़्यादातर टीचर्स जो स्कूलों के हैं, इवन कॉलेजेस के प्रोफ़ेसर तक की बात कर लें, उनको आज तक ऑनलाइन टीचिंग कैसे करना है, कौन-सी ऐप से ऑनलाइन टीचिंग करना है, कैसे उनको लेक्चर डिलीवर करना है, पीपीटी एवं कैसे बनाना है, ये उन लोगों को पता नहीं है। तो ये जी, कहीं न कहीं दोनों तरफ से है, एक तो वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ट्रेंड होके नहीं आते हैं, फिर जब खुद उनको शऊर है कि हाँ, हम हमें आगे लोगों को ट्रेंड करना है या हमें जो है स्टूडेंट्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो वो अपने आप को उसके लिए खुद ही ट्रेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आजकल जी, वो कांसेप्ट खत्म हो गया है कि आपको क्लासरूम में जाकर पढ़ना है या किसी टीचर के पास जाना है या उस्ताद के पास जाना है। आजकल आपके जहाँ आप जाते हैं आपके साथ-साथ उस्ताद चलता है क्योंकि आप वर्ल्ड की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के या किसी भी एकेडमिशियन से लेकर किसी भी स्कॉलर की आप बुक्स पढ़ सकते हैं, चलते-फिरते स्कॉलर्स के इंटरव्यू सुन सकते हैं, स्कॉलर के लेक्चर देख सकते हैं। तो उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं न कहीं जी, हमारे जो एकेडमिशियंस हैं, उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि ठीक है, आप ये पास्ट को ना देखते हुए अगर फ्यूचर को देखेंगे, ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें और जो खुद इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए, ये जो आने वाले जनरेशन में दिखनी चाहिए। तो ये जी। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कमी है, ये विल पावर की कमी है कि वो खुद सीखना नहीं चाहते। डॉक्टर मुश्ताक साहब इससे पहले कि मैं आपसे पूछूँ कि शॉर्टकट का जो एक रुझान बढ़ा है कि जो जल्दी से तरक्की करके रोज़गार तक पहुँचना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं, इस हवाले से आप जवाब दें डॉक्टर ज़ुबैर साहब के पास आना चाहूँगा। एक सवाल ये है ज़ुबैर भाई कि जो
तालीम का मकसद आज से 20 साल 25 साल पहले था, क्या वो मकसद अब बदल गया है? क्योंकि हमें जहाँ तक के याद है कि हम जब बचपन में थे तब हमें कहा जाता था कि पढ़ लिख कर के बड़े आदमी बनोगे, अच्छे आदमी बनोगे। आजकल पढ़ने लिखने का मकसद सिर्फ ये रह गया है कि आप एक रोज़गार की मशीन बन जाए, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए बस। क्या ये जो मकसद है वो तब्दील हुआ है जिसकी वजह से लोग मेयार से सौदा करने लगे हैं या फिर और भी कुछ है आपकी नज़र में? जी, असल में देखिए ये बात तो अगर आप हमारे करीम हिंदुस्तान की बात करें, तो हम लोग कहते रहे कि गुरुकुल पद्धति थी, यानी वो गुरु शिष्य का व्यवहार थी। असल जी। में बुनियादी कह लीजिए एक तरह से वो कह लीजिए कि गिरावट कहाँ से आई? हुआ ये कि हुँ। मुल्क हमारा बहुत डाइवर्सिफ़ाई है, मतलब डाइवर्सिटी अगर देखें आप, इसके अलावा मुल्क में तमाम तरह के मसाइल हैं, ख़ुसूसन जो लड़के बेरोज़गार हैं। हुँ, हुँ। सवाल ये है कि स्कॉलरशिप की जहाँ चर्चा होती है कि स्कॉलरशिप बच्चों में क्यों नहीं आ रही है? ये शायद दिखा रहा है नो टाइम मीटिंग का। मुझे भी आ रहा है मेरे पास। 1 मिनट इसका कोई चल रहा है। देखते हैं चल रहा कहाँ तक चलता है, रुकेगा तो फिर कर लेंगे है, बीच में। मे बी चल अल्टीमेटम है। रहा है। हुँ। हाँ, तो असल में ये हुआ कि बेरोज़गारी की जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब हमारे मुल्क के लोगों को ख़्याल ये आया कि जिस तरह मगरिबी ममालिक में ये बातें तय कर दी जाती हैं कमोबेश 12वीं की सतह पर कि कौन जॉब ओरिएंटेड स्किल्स में जाना चाहे। जी। और कौन ऐसा लड़का है या कौन ऐसे लोग हैं जो वाक़ई किसी संजीदगी के मतलब संजीदा मौज़ू की तरफ जाना चाहते हैं, यानी वक़्त दें वो पढ़ाई पे या किसी केमिस्ट्री में, जैसे फिलॉसफी में अलग-अलग फ़ील्ड है। अब वहाँ जी। से हमने फ़िक्र एडॉप्ट की कि अब हमको चाहिए जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। जी। और ये बात हर इंसान मेरी समझ से को-पैनल जो हमारे वो भी को-पैनलिस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे कि जब जी। आपने ये तय कर लिया कि हमको रेफ्रिजरेटर में उनको एक्सपर्ट बनाना है या एसी के काम में एक्सपर्ट बनाना है, तो ज़ाहिर है कि उनके पास आप क्या तवक्को करेंगे? यही हुँ, तवक्को हुँ, करेंगे भाई जितनी भी न्यू मशीनें आती हैं, पुरानी मशीनें आती हैं, फ्यूचर में क्या बदलाव होगा, उसकी पॉसिबल उनको एजुकेशन दी जाए। हुँ, अब हुँ, हुँ। सवाल ये आता है कि अब जिसने चूज़ किया कि भाई मैं लैब बेस्ड कोई काम करूँगा और अपने नाम से कोई फ़ॉर्मूला, कोई चीज़, कोई ऐसी इजाद मतलब पेटेंट कराना जिसको आज के दौर में कहते हैं। और हुँ, मुश्ताक भाई हमारे बताएँगे कि ज़ाहिर है कि मुल्कों की तालीमी पैमाने का आमतौर पर अंदाज़ा इससे लगाया था कि कितने आपके वहाँ से इंटरनेशनल एक्सपोज़र हुए, यानी हुँ, कितने हुँ। आप लोग वहाँ तक पहुँचे, कितने लोग इंटरनेशनल लेवल पे नॉमिनेटेड हुए। तो अब मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे मुल्क में दोराहे की कैफ़ियत है पिछले 20-25 सालों से। हुँ, हुँ। उसको आप इससे भी जोड़ सकते हैं एलपीजी से, जिसको उर्फ़-ए-आम में शार्ट में एलपीजी कहा जाता है, यानी लिबरलाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन। जी। ये इसके बाद जो चीज़ें आईं, उसमें और दबाव पड़ गया है कि स्किल ओरिएंटेड लोग नहीं हैं। आप जी। जब स्किल ओरिएंटेड लोग को 25 साल पहले से नहीं अपडेट करेंगे, तो कहाँ से अचानक से आपके पास आ जाएँगे? सही, सही। तो अब सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि हमारे वहाँ एक बड़ी तादाद है जो एमए, बीए नॉर्मल कोर्सेज़ में जा रही है, जहाँ एक लंबा वक़्त आपको दरकार है। यानी आप हुँ, हायर एजुकेशन में जाते हैं, कुछ करते हुँ, हैं। लेकिन वो लड़के अब क्या है कि मार्केट प्लेस में जा रहे हैं। तो मार्केट हुँ, प्लेस के लोग क्या कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग, इस तरह के लोग, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो हुँ, हुँ, लोग हुँ। कहते हैं कि अरे भाई ये कैसे हो रहा है? तो ये जो म्यार का आप अभी मुझे जो फुक़दान नज़र आ रहा है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हम दोराहे की कैफ़ियत में, यानी चौराहे पे नहीं दोराहे पे खड़े हैं। इधर जाएँ कि हुँ, उधर जाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। और ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। शायद इसको कह लिया जाए तो हम लोग उर्दू में जिसको कहते हैं अबूरी दौर है। अच्छा, हाँ। मुमकिन है कि हाँ, 1-2 जनरेशन जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांज़िशन पीरियड जिसको कहा जाता है, कि 1-2 हुँ, नस्ल हो सकता है कि इस बीच में हो सकता है कि लड़खड़ाए। लेकिन मुमकिन है कि मुल्क में हमारे वहाँ फिर एक ट्रेंड बन जाए कि हम लोग स्कूल के लेवल पे जिनसे उम्मीद करते हैं कि स्किल ओरिएंटेड उनको स्किल में जाने दिया जाए और जिनको ये तय किया जाए कि भैया हायर में जाएँगे, वो हायर में जाएँगे और इस तरह मुझे लगता है कि दोनों डिपार्टमेंट में जो आपाधापी मची हुई है, भाग-दौड़ दोनों तरफ की, वो कम हुँ। हो तो शायद बेहतर लोग निकल के आएँ और बेहतर तरीके से तवज्जो कर सकें अपनी फ़ील्ड में। मैं जब जैसा समझ पा रहा हूँ इसमें ज़ुबैर भाई, मैं मुझे ये अभी आपसे तक लग रहा है। सियासी मेयार के फुक़दान पर सवाल लूँगा, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन डॉक्टर मुश्ताक साहब एक शॉर्ट कट से मुतालिक शॉर्ट का जवाब दीजिएगा क्योंकि क्या मेरे ख़्याल में आप शायद एग्री करें या ना भी करें हुँ, कि हुँ। एक हुँ, हुँ। पिछले 5 से 7 साल में हमने देखा कि ट्रेंड चल गया कि हम जल्द से जल्द कोई शॉर्टकट कोर्स करके रोज़गार तक सही, पहुँचे, नौकरी हासिल कर लें और उसके बाद फिर वहाँ से मशीन की शक्ल में काम करें। क्या ये सही। शॉर्टकट का रुझान जो पैदा हुआ, उसकी वजह से मेयार से सौदा हुआ?
हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल बिहार में बहुत ज़्यादा इससे सौदा हो रहा है। तो मैं अगर ज़ुबैर की बात को आगे बढ़ाऊँ, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में अब जो नया ट्रेंड चला है कि पहले हमें कहा जाता है कि आपको अच्छा इंसान बनना है या पुलिस की हम्म, तरक्की में किरदार अदा करना है। आजकल आपको मशीन बनाया जा रहा है कि आप बस पहले से ही बच्चे को बता दिया जाता है कि आपको पैसा कमाना है। अब उसमें जी तो जो एथिकल वैल्यूज़ जो होती हैं, जो अखलाकी किरदार जो हमारी होती थी, वो खत्म हो रही है। और जो भी हम्म, जनरेशन आ रही है, वो कहीं न कहीं पैसे के पीछे भाग रही है, ऐसी दुनिया में दौड़ चल रही है उसकी। जी डॉक्टर साहब आपकी मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर साहब ऑफलाइन होंगे, फिर ऑनलाइन होंगे। लेकिन ज़ुबैर भाई इस बीच हम आपसे जो इस सवाल की तरफ हमने इशारा किया था आपको कि जो हम देख रहे हैं कि हमारे हमारे जो सियासी मंज़रनामा है, जो सियासी रहनुमा तैयार होके आ रहे हैं, जो पार्लियामेंट तक, असेंबली तक पहुँच रहे हैं, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह का बयान दे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या हमें लगता है कि इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं, हम वो मुआशरे के मेंबरान, मुआशरे के लोग, मुआशरे की आबादी, जो ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं, जो कहीं न कहीं समाज में गंदगी लौटाने का काम करते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। क्या हमें लगता है कि इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं या फिर कोई और एंगल है जो आपकी नज़र में है इस सियासी मेयार के फुकदान के हवाले से? जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं बड़ी हद तक मुत्तफ़िक हूँ। सबसे पहला सवाल तो हम यही देख लेते हैं कि हम क्या कहते हैं, जैसे हम सारे लोग अदब पढ़ते हैं, लिटरेचर में हैं, शामिल हैं। लोग क्या जी। कहते हैं कि अदब समाज की अक्कासी है। तो हुँ, हुँ, हुँ। अदब अगर समाज की अक्कासी है, तो फिर हमारा सियासी निज़ाम किसकी अक्कासी सही। है? ज़ाहिर है कि भाई सियासी इदारा तो हमने ही कायम किया। फिर हुँ, हमने ही हुँ। अपने लोगों के दरमियान से किसी को चुन के भेजा कि भाई आप सूबाई सतह पे जाएँ और आप मुल्की सतह पे जाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब सवाल ये है कि अभी मौजूदा सिनेरियो में आपको कहता हूँ, अब ज़ाती तौर पे जो लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, मैं अक्सर और बेशतर समाजी मौज़ूआत पे लिखता रहता हूँ। जी। ख़ुसूसन देखिए मैं अपने यूपी के बैकग्राउंड में आपसे एक बात कह रहा हूँ, कि मुसलसल मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो हुनरमंद यूपी के हैं, ख़ासकर अलग-अलग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए, जैसे ख़ुसूसन मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, बुनकरी से लोग जुड़े हुए हैं। जी। अब कमोबेश मैंने 3-4 अपने नॉलेज में हमने मज़ामीन लिखे और तकरीबन डेटा और सारी चीज़ों के साथ हमने लिखा। लेकिन मैं हुँ, बहुत अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि खुद मेरे सोसाइटी में यानी मेरे इलाके में या जो जहाँ बुनकर बाहुल्य लोग हैं और कमोबेश यूपी में एक माना जाता है कि 80 सीटें हैं जहाँ मुतासिब करने की हालत में है। जी। उसके बाद से आप देखिएगा कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन बुनकर भी कहीं नहीं लिखा। सही बात। तो अब ये बताइए कि क्या बुनकरों को नेता नहीं चाहिए, लीडर उनका नहीं चाहिए, उनको रहनुमा नहीं चाहिए? क्या बुनकरों के इलाके से लोग चुने नहीं जाएँगे? हुँ, हुँ, हुँ। यकीनन चुने जाएँगे। तो आप अब अंदाज़ा कीजिए कि एक बड़ी साइज़ेबल आबादी खुद अपने हुकूक के लिए अपने नुमाइंदे से बात नहीं कर रही और उसको जिता के भेजने को तैयार बैठी है। हुँ। तो भाई इसका मतलब ये है कि कोई और तो सवाल है या कोई और मुद्दा या कोई और चार्मिंग पॉइंट है जहाँ वो अपने सवालों को निजी रोज़ी-रोटी के छोड़ के उन सवालों से मुतासिर नज़र आ रहे हैं। जैसे हुँ, आज के दौर में कहा जाता है भई भौकाल होना चाहिए, दैट मीन्स कि बहुत लाओ लश्कर के साथ लीडर आए हुँ, हुँ। या बहुत ये भैया, वो भाई नाम लगा के जो होता है, ये भी है। हुँ, हुँ। तो मेरा निजी तौर पे मानना है, मैं बहुत बल्कि मैं बड़ा वो भी रहा 1 आध 2 रोज़ की बताइए कि एक 4.15% आबादी है यूपी में बुनकरों की। अच्छा। और ये डेटा है यूपी सामाजिक न्याय समिति 2002 कमेटी बनी हुई थी राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे। हुँ, और उसमें दर्ज है कि मुसलमानों में जो आबादी है, मुसलमानों में जिनको अंसारी कहा जाता है, वो बेशतर लोग उससे जुड़े हुए हैं। हुँ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर उनसे वाकिफ़ हूँ इसमें से मैं उनका रेफ़रेंस दे रहा हूँ। कि हुँ। हाँ, तो अब बताइए कि इस आबादी में ख़ुसूसन जैसे आज़मगढ़, खलीलाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, आपका बस्ती, गोरखपुर आपका खुद मौजूदा वो सीएम साहब जहाँ से हैं। ये सारे लोग बताइए कि वहाँ ये सवाल बुनकरों के है ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। और सबसे इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा कि उस इलाके से जो लोग चुने जा रहे हैं, अमूमन मालूम हो रहा है कि वो दूसरे ज़िलों से या दूसरी जगहों से आके वहाँ पे मुकामी भी उनकी हैसियत थी। जी। तो इससे मालूम हो रहा है ना कि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स का ऐसा ट्रेंड चल गया या तो सूबाई सतह पे जो बातें होती है उससे सियासी मंज़रनामा तैयार होता है या हुँ, मुल्की सतह पे। और इस जी, तरह जी। दस्तकारों के, मज़दूरों के, छोटे-बड़े तबकों के जो उनके जायज़ सवालात हैं वो पस पर्दा चले जाते हैं, जी। पीछे रह जाते हैं।
और आप अंदाजा कीजिए कि फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि मैं अगर ऐसे इलाके से चुन के जाऊं जिस इलाके के मसाइल मुझे नहीं मालूम, तो मैं असेंबली या पार्लियामेंट के सेशन में क्या पार्टिसिपेट करूंगा? सही बात है। इसीलिए पैराशूट जाहिर है कि उम्मीदवारों भाई को आमतौर से तरह-तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बुनियादी मुद्दों से वाकिफ़ ही नहीं होता, वहाँ के मसाइल क्या हैं जी, और वहाँ पे क्या कोई ज़रूरियात हैं। ज़ाहिर-सी बात है, लोगों ने चार्मिंग पे ध्यान दिया है, वो जो चीज़ें भौकाल जिसके हवाले से आपने कहा, अब उसमें चाहे वो बिरादरी हो, फ़िरका हो, कम्युनिटी हो, उन्होंने अपने बुनियादी मुद्दों को, अपने बुनियादी ज़रूरियात को कहीं न कहीं उसको ऊपर से पुश डाला है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, पॉलिटिक्स के हवाले से अगर मेरी आवाज़ आ रही है, डॉक्टर मुश्ताक साहब आपको? आपने म्यूट किया हुआ है अपने ऑडियो को। अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए। सवाल ये है कि जो पॉलिटिक्स के हवाले से हमने बात की, डॉक्टर ज़ुबैर साहब बता रहे थे। आपकी नज़र से अगर देखें तो क्या लगता है कि आपकी नज़र में क्या असबाब हो सकते हैं ये जो सियासी मेयार का फुकदान हुआ है, सियासी रहनुमा जो गैर मेयारी आगे तक आ रहे हैं या रहनुमा बन रहे हैं और उनके असबाब क्या हो सकते हैं? मुख्तसरन अगर जवाब दें उसके बाद फिर कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे कि इस पूरे मेयार के फुकदान के से निकलने के लिए राह निजात क्या है? ज़ुबैर भाई से लेंगे हाँ, फिर आपसे लेंगे। तो सबसे आपने पहले आप इस पर जो आपने पॉलिटिक्स की बात की, बेसिकली इसके बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पॉलिटिक्स का जो प्रोफ़ेशन है, वो इतना जी। बदनाम हो गया है, शरीफ लोग उसमें आना नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये जो है ऐसे लोगों का काम है कि जो मतलब इज़्ज़त बेइज़्ज़ती से जिनको मतलब नहीं होता है या मतलब जिस तरह से है। और जी। कहीं न कहीं हमारी अपनी भी कमी इसलिए होती है कि कहीं न कहीं कई जगह ऐसा देखा गया है कि अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग जो आते हैं पॉलिटिक्स में और वो मुश्किल से अपनी ज़मानत बचा पाते हैं या कहीं ज़मानत भी ज़ब्त हो जाती है उनकी, वो जीत नहीं पाते हैं। वो कहीं न कहीं इस तरह की जब एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में फिर आना नहीं चाहते हैं और जो उस तरह के लोग आते हैं कि जो बाहुबली जिनको आप कह लें या फिर जो पैसे वाले लोग आते हैं या जो उस तरह से लोग आते हैं, तो उनका मकसद जो है अवाम की भलाई फलाह-व-बहबूद नहीं होता है। पहले जी। पॉलिटिक्स ऐसी होती थी कि वो किसी मिशन के साथ आते थे कि अवाम के लिए कुछ करना है। आजकल अपनी फलाह-व-बहबूद ज़्यादा होती है, अवाम की फलाह-व-बहबूद कम होती है। तो ज़ाहिर बात है जब वो उसी मकसद के लिए आते हैं, तो उसके लिए फिर उनका अवाम से कुछ मतलब नहीं होता है, चाहे वो इलेक्शन में कितने भी वादे कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन वो फिर अवाम के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं और फिर ज़ाहिर बात है ऐसे ही लोग चुन के आते हैं, लोग भी ऐसे ही लोगों को अब वोट देने लगते हैं। जो गाड़ियाँ देखते हैं कि उसकी गाड़ियाँ कितनी हैं, उसका बंगलो कितना है, उसकी जो है पावर उसकी कितनी है, तो उसको वोट देते हैं। लोग मेरिट को नहीं देखते हैं। जैसे आज भी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं हर इलेक्शन से पहले आप देख लें कि मैक्सिमम लोग उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो चल रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जीत के जाते भी हैं और इंटरेस्टिंग ये होता है कि उसमें वो लोग हार जाते हैं, जो कि अच्छे बैकग्राउंड से हैं या फिर जो पढ़े-लिखे बैकग्राउंड से हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरा माइंडसेट हमारा ऐसा बना हुआ है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपने जैसे शरीफों का ज़िक्र किया, मुझे एक नाम याद आ गया मेरे ज़हन में, इरम शर्मिला के हवाले से उन्होंने जिस तरह से जद्दोजहद की थी एक मुद्दत तक और उसके बाद से जिस तरह से इलेक्शन में उनका हाल किया गया, वो इंतहाई शर्मनाक था। ख़ैर आपकी बातों से एग्री करते हुए एक पॉइंट को मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि जो इंतख़ाबात हो रहे हैं, वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, इतने महँगे बना दिए गए हैं, इतने अख़राजात इसमें हैं, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं वो रहनुमा जो वो उम्मीदवार जो मैदान में उतरता है, जिसके इतने अख़राजात 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख करोड़ों तक कई करोड़ पार कर जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पहले अपने अपना जो खाली हुआ है अकाउंट वो भरेगा, उसके बाद अवाम तक पहुँचेगा और इसमें वक़्त लगता है। खैर डॉक्टर ज़ुबैर साहब आप तक आएँगे, चूँकि वक़्त की किल्लत है, आप जानते हैं बेहतर। क्या इस तमाम सूरत-ए-हाल से, वो एकेडमिक की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो या फिर जॉब्स की बात हो, शॉर्टकट की बात हो या मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है, मेयार का सौदा जहाँ हर महाज़ पर हो रहा है, इससे राह निजात क्या है? आपकी नज़र में हम कैसे इससे आगे निकल सकते हैं? कैसे इसमें तब्दीली आ सकती है? देखिए मैं इस बात को एक मिसाल के ज़रिए बताना चाहूँगा। आप जानते होंगे हम सारे लोग दिल्ली में रहे, बहुत से लड़के हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं और जी। हमारे को-पैनलिस्ट मुश्ताक साहब भी इससे एग्री करेंगे कि बाकायदा एक पेपर इसीलिए डाला गया एथिक्स हुँ। और मोरलिटी का, मोरल इश्यू का। और हैरत इस बात पे है कि जब से ये पेपर आया, कई बार ऐसे वाक़यात हुए कि जो ये पेपर क्वालीफाई करके लड़के थे, अगले 2 सालों में कई करोड़ रिश्वतखोरी में उनका नाम आया। यहीं से असल में यही वो बुनियाद गड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं ना बुनियाद यहीं पे गड़ी हुँ, हुई हुँ, है। हुँ। जब हम अपने हम जब अपने किताबों को, अपने रहनुमा उसूलों को सिर्फ़ ज़बान का हिस्सा बना लेंगे, तो हमारे जी। साथ यही नताइज मिलेंगे। सही और है। अगर हमने सही में पढ़ा उसको और ये फ़र्क करना सीखा,
तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसमें कमी आ जाएगी। वरना एथिक्स मोरालिटी के साथ पेपर आप करा लें 10 पेपर में, तो भी मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें बदलने वाली हैं। एक और मिसाल आपको साथ में बताना चाहता हूँ। एक मामला मैंने एक साहब की सवाल हयात में पढ़ा था। हुँ। ये बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद आप जानते हो मारूफ फज़ील वहाँ पर शफ़ी साहब थे। उन्होंने एक जी, जगह हाँ, ज़िक्र किया बेशक कुछ ऐसा जानता ही हूँ। कि वाइस वाइस चांसलर बनने का जो तरीका है, मुश्ताक भाई हमारे बेहतर जानते हैं, ख़ासकर स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि मैं हुँ, एक बार पटना में एक जगह गया और मैं इस बात के लिए गया कि भई मुझे एक जगह वाइस चांसलर बनना, जबकि आपका बिहार और झारखंड मुत्तहदा था। तो उन्होंने कहा जी। कि मैं गया तो एक लीडर के सेक्रेटरी साहब थे, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर थे या कुछ थे उस वक़्त। तो हुँ, मैं उस शख्सियत पे जिनसे मिलना था, एक किताब बाकायदा लेके गया और जब मैं उनके पास जी। गया तो मैंने कहा कि ये अरे! मैं इनसे मिलने आया हूँ, ये किताब मैंने लिखी है। तो उन साहब ने किताब ले ली और एक हॉल की तरफ इशारा किया, बोला जाइए वहाँ बैठ जाइए। वो जब आएँगे तो मिल लेंगे। तो कह रहे जब मैं हॉल में गया तो वहाँ इस कदर हंगामा था, बहुत से लोग बैठे हुए थे, मुझे लगा मतलब बाज़ार में आ गए। तो अच्छा। हमने कहा कि भई देर तक मैं बैठा रहा और ये उनकी ज़बानी है, जैसा मैं बड़े दिन पहले पढ़ा था, ये बातें वाक़यात ज़हन में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब कुछ देर हुँ। हो गई तो मैंने उनसे पूछा कि अभी तक आए नहीं और मैं इस सिलसिले में आया, तो उन्होंने कहा कि क्या आप वीसी बनने के लिए आए? बोला कि नहीं अभी तो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मिलने आया था। बोले ये लोग जितने बैठे हुए हैं, ये सारे लोग वीसी बनने आए हैं, जो बाज़ार की तरह माहौल बनाए हुए थे। तो वीसी 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 से याद आया, मैं आऊँगा डॉक्टर मुश्ताक साहब की तरफ चूँकि वक़्त बहुत कम रह गया माज़रत के साथ है। चूँकि इससे पहले कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, हम आखिरी सवाल ले लें डॉक्टर साहब से कि जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे ज़ुबैर भाई, इस बात को आगे आप बढ़ाइएगा की बात करें या फिर सियासी मैदान में ऊपर सबसे टॉप से लेकर के ऊपर की जो फ़हरिस्त है उसमें देखें, तो कहीं न कहीं वही जो है गैर मियारी लोग पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि बहुत जल्द जो मियार से सौदा होने का रुझान है, वो खत्म हो सके। मुझे पूछ रहे हैं आप? जी, मुश्ताक साहब से कहा जा रहा है। हाँ, हाँ। मुश्ताक हाँ, साहब नहीं कई बात सही है जो ऊपर की पोस्ट बैठे हुए हैं वो भी हैं और उसमें सिर्फ़ ऊपर की पोस्ट वाले ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, इसमें वोट बैंक भी इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं। मुश्ताक भाई वो अगर ज़िम्मेदार हैं। है मैंने दूसरा एंगल दिया था, मैंने एंगल ये दिया था क्या उनके होते हुए गैर मियारी जब हमारे रहनुमा होंगे तो क्या हम बहुत जल्द इस गैर मियारी दौर से निकलने की उम्मीद लगा सकते हैं? मेरे ख़्याल से नहीं लगा सकते। जब तक ये जी, सोच चेंज नहीं होगी, जब इस तरह के लोग रहेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है जब खुद गैर-मियारी है तो उसको मियार का पता नहीं होता है क्योंकि मियार का तो उसी को पता होता है ना कि जो खुद की मियार से गुज़र के आया हो। जब खुद वो जी। किसी पॉलिटिशियंस किसी और बैकग्राउंड से आया हो तो उसको मियार का पता नहीं होगा और जब तक हमारे जो डिसीज़न मेकर्स हैं, वो मियारी नहीं जी। होंगे, तब तक दूसरी जो पोस्ट पे हैं वो भी मेरे ख़्याल से। चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत कीमती बातें आप दोनों ने बताया ख़ास एक बहुत आप पिछले अगर 2-3 चंद सालों में देखें तो कहीं बहुत ही कम लोगों ने टच किया है, बात की है। ये हालाँकि एक बहुत ही ज़रूरी है और वक़्त का तकाज़ा है कि हम इस तरह के मौज़ू पर बात करें, इसीलिए हमने मुंतख़ब किया था जिस पर हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहब ने, डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने बहुत ही तशफ़ी बख़्श जवाब दिया है। मुमकिन है कि आप भी उनकी बातों से एग्री करेंगे, अगर आपको इनकी बातों से इख्तिलाफ़ है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम अगली बार आपके कमेंट का ज़िक्र ज़रूर करेंगे जब अगले हफ़्ते हम प्रोग्राम लेकर आएँगे। तब तक के लिए हम तमाम मेहमानों को शुक्रिया के साथ अलविदा कहते हैं। आप तमाम का शुक्रिया। आप तमाम नाज़रीन का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।